हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। आज दोस्तों इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का जो दोस्तों यूपीएससी 1998 से लेकर, यहाँ देखिए दोस्तों, 1998 से लेकर 2023 तक के जितने भी आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया से दोस्तों क्वेश्चन आया है, उन सभी का दोस्तों पार्ट बाय पार्ट इस चैनल पर करवाया जाएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ये यूपीएससी एवं स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट का ही चैनल है। साथ साथ आप इस चैनल पर दोस्तों बिहार एसआई का भी पीवाईक्यू करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीएस से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, उन सभी के पीवाईक्यू इस चैनल पर करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी सेशन दोस्तों, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो होता है उसको भी इस चैनल पर करवाया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। ये 2023 का दोस्तों क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन कहता क्या है दोस्तों, 2023 यूपीएससी पीवाईक्यू मॉडर्न इंडिया से दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ऑप्शन दिया है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1833। तो ये चारों एक्ट दिया हुआ है। इस चारों एक्ट में किस एक्ट के द्वारा दोस्तों ये जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाने लगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों डी ऑप्शन होगा। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी एक्ट के माध्यम से दोस्तों भारत में जो है सत्ता का सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण किया गया। और इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों सीधे क्राउन के द्वारा जो है भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाने लगा। और इस एक्ट के माध्यम से बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल भारत के जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्तों कार्यकाल जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का दोस्तों कार्यकाल जो है ये 1828 से 1835 ईस्वी तक था। और ये एक्ट कब आया? 1833 में। यानी इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर जनरल, यानी अंतिम कह सकते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये दोस्तों। और 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उस माध्यम से प्रथम भारत के गवर्नर जनरल जो है दोस्तों, इसी को लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही घोषित किया गया। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। इसी एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अभिहित किया गया। तो इसको जरूर याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोग पिट्स इंडिया एक्ट को भी पढ़ लीजिएगा, 1793 का चार्टर एक्ट को भी पढ़ लीजिएगा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके माध्यम से जो है जो पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। और सबसे इस एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है ये 1773 से दोस्तों 85 ईस्वी तक था। उसके बाद कॉर्नवालिस आया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। अब दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रिच, लॉन्गहस्ट, रॉबर्ट सोएल, जेम्स बर्गेस
और वाल्टर इलियट किस गतिविधियों से जुड़े थे? तो ये व्यक्ति दिया हुआ है दोस्तों, अलेक्जेंडर रिच, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट। ऑप्शन दिया है पुरातात्विक उत्खननकर्ता थे, यानी पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित व्यक्ति थे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना से संबंधित गतिविधि से जुड़े थे, या देसी रजवाड़ों में गिरजाघर की स्थापना करने से वाले थे, उस गतिविधि से जुड़े थे, या डी ऑप्शन है उपनिवेश भारत में रेल का निर्माण, इससे संबंधित जो थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे ये चारों व्यक्ति, पांचों व्यक्ति, अलेक्जेंडर रिच, लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट। ये दोस्तों पुरातात्विक उत्खनन से संबंधित थे। आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है दोस्तों, देखिएगा। दूसरा, अलेक्जेंडर रिच, लॉन्गहर्स्ट, जेम्स बर्गेस ब्रिटिश पुरातात्विक थे, ये तीनों, अलेक्जेंडर रिच, लॉन्गहर्स्ट, जेम्स बर्गेस। रॉबर्ट स्वेल और वाल्टर इलियट जो थे ये भारत में सिविल सेवक थे, और उस समय दोस्तों भारतीय सिविल सेवक का अधिकतर काम जो है उत्खनन से ही संबंधित था, तो इसको भी कर सकते थे या उसी में। अतः ये सभी भारत में पुरातात्विक उत्खनन में शामिल थे। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। फर्स्ट का सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा, 1833 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में सत्ता का सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण किया, और इसने भारत के गवर्नर जनरल की अवधारणा से अवगत कराया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पहली बार भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया, और जिसे ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाना था, और उसे महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ये सही है दोस्तों, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये 7 अगस्त 1905 को ही दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई था। तो इसलिए दोस्तों ये कथन 2 जो है कथन फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करता है। तो उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कथन 1 और 2 क्या है देखिएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है ये कथन 1 की सही व्याख्या करता है। क्यों करता है? क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। क्यों किया गया? तो इसी की, चूंकि 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो इसी के कारण 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये। दोनों कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या, यानी सॉरी कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों, ये 2022 का दोस्तों, ये 2023 में दोस्तों केवल 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था मॉडर्न इंडिया से, यानी कि मॉडर्न इंडिया का क्रेज कम रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी फ्लक्चुएट भी करता है, इसलिए ऐसी अवधारणा नहीं बनाना है, पढ़ना भी है। नेक्स्ट है दोस्तों 2022 का दोस्तों मॉडर्न इंडिया से यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया है पीटी में, उसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य को दोस्तों आरक्षित, रिजर्व और अंतरित यानी स्थानांतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। सही बात है दोस्तों, 1919 अधिनियम के द्वारा ही प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन लागू किया गया। उसके तहत दोस्तों आरक्षित, रिजर्व और ट्रांसफर्ड 2 सब्जेक्ट बनाए गए थे, बांटे गए थे। तो निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय, यानी ये रिजर्व कैटेगरी में आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विषय? तो इसमें दिया है पहला न्याय प्रशासन, दूसरा स्थानीय स्वशासन और तीसरा भू राजस्व। तो देखिए दोस्तों रिजर्व में वो था
जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था वो अंग्रेजों के पास था, और जो स्थानीय मुद्दा था दोस्तों वो यहाँ के लोकल गवर्नमेंट के हाथ में था, जो प्रतिनिधि चुन के जाता है। तो रिजर्व में वो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, तो ये न्याय प्रशासन जो है दोस्तों इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये रिजर्व कैटेगरी आरक्षित विषय में आएगा। तो एक आ जाएगा। ये स्थानीय स्वशासन नहीं आएगा दोस्तों। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये लोकल गवर्नेंस है दोस्तों, तो ये वहाँ का स्थानीय लोग के हाथ में अंग्रेज द्वारा दिया गया था। तो ये आ जाएगा अंतरित विषय या ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, ये भी अंग्रेज के ही हाथ में था। तो 1 और 2 ये हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा, 1 और 3 होगा दोस्तों। न्याय प्रशासन और भू राजस्व, स्थानीय स्वशासन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ देखिएगा दोस्तों, फोर्थ यहाँ देखिएगा, फोर्थ दिया है पुलिस। तो पुलिस भी दोस्तों अंग्रेज के ही पास रखा था, तो ये भी रिजर्व में ही आ जाएगा। यानी कि 1, 3 और ये 4 भी हो जाएगा दोस्तों रिजर्व में। यानी यहाँ देख लीजिए दोस्तों क्या है, न्याय प्रशासन 1 आएगा, भू राजस्व तीसरा आएगा यानी 1 और 3, और ये जो है दोस्तों 4 जो है पुलिस भी आएगा, यानी 1, 3, 4 आएगा। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 1, 3, 4 जो है दोस्तों ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ये स्वतंत्रता सेनानी दिया है दोस्तों, बरिंद्र कुमार घोष, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी और रास बिहारी बोस। तो बरिंद्र कुमार घोष जो है दोस्तों ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। जोगेंद्र चंद्र चटर्जी दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के से संबंधित थे, और रास बिहारी बोस जो है दोस्तों ये गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, रास बिहारी बोस। तो क्वेश्चन कर रहा है उपर्युक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो गदर पार्टी से पूछ रहा है दोस्तों, तो गदर पार्टी से होगा रास बिहारी बोस, यानी केवल 3 हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केवल 3 यानी डी ऑप्शन। आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन, गदर पार्टी की स्थापना पंजाबी भारतीयों के एक समूह द्वारा की गई थी, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में आकर बस गए थे। USA में दोस्तों बट गए थे पंजाबी भारतीय। वे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से प्रेरित थे और दोस्तों क्या दिया है, और समाजवाद और साम्यवाद के विचारों से प्रभावित थे। रास बिहारी बोस सिहान सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना होगा दोस्तों, लाला हरदयाल और करतार सिंह सराभा और बरकतुल्ला आदि के साथ गदर पार्टी के नेता थे। यानी ये सभी नेता थे गदर पार्टी के दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बरिंद्र कुमार घोष अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्य थे। तो ये अनुशीलन समिति से जुड़े थे बरिंद्र कुमार घोष। और जोगेश चंद्र चटर्जी जो है दोस्तों ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी, बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया, इसके संस्थापक थे। कौन? जोगेश चंद्र चटर्जी। और ये दूसरा का दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा का जो था दोस्तों 2022 का PT का, यहाँ देखिए, निम्नलिखित कार्यों को भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत आरक्षित विषय के रूप में माना गया था। तो रिजर्व सब्जेक्ट जो अंग्रेजों के पास रहता था दोस्तों, ये 1919 के अधिनियम के तहत, उसमें दोस्तों न्याय प्रशासन, सार्वजनिक व्यवस्था, सैन्य बल के उपयोग को छोड़कर जो भी सार्वजनिक व्यवस्था था ये दोस्तों रिजर्व में आता था। भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू भी आता था। बिजनेस, व्यवसाय और व्यापारों पर टैक्स लगाना ये दोस्तों अंग्रेज के हाथ में था। रेलवे भी अंग्रेज के हाथ में था। डाक और तार भी अंग्रेज के हाथ में था।
विदेशी मामले भी अंग्रेज के हाथ में था, युद्ध और शांति दोस्तों ये भी अंग्रेज के हाथ में था। यानी ये रिजर्व कैटेगरी सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो ये 8 जो है रिजर्व सब्जेक्ट का है, इसको आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ये आरक्षित सब्जेक्ट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा में जो है प्रांतीय विधानसभा और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये दोस्तों नॉमिनेट सदस्य होंगे, ये गलत है। प्रांतीय विधानसभा जो 1946 में हुआ था दोस्तों, उसके तहत जो है संविधान सभा में नियुक्त किया गया था सदस्य, और साथ ही साथ भारतीय रियासत जो था प्रोविंस, उसके राजा जो थे, उसके राजा द्वारा जो नामित व्यक्ति थे उसको सदस्य बनाया गया। तो बस ये भारतीय रियासत द्वारा जो नामित सदस्य थे ये तो ठीक है, पर ये प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा नामित ये गलत है दोस्तों। यहाँ से चुन कर आते थे सदस्य संविधान सभा में 1946 के चुनाव के तहत। तो ये गलत है दोस्तों, दोनों दिया है कि ये प्रांतीय विधानसभा और भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य ही संविधान सभा के सदस्य होते थे, तो ये गलत है। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव हुआ था 1946 में, उसके चुनाव के तहत दोस्तों संविधान सभा का सदस्य बने, और कुछ जो है भारतीय रियासतों द्वारा, भारतीय रियासत के जो राजा थे, राजा महाराजा, उसके द्वारा जो नामित सदस्य थे वो संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो ये दोनों नामित दिया है, तो इसके हिसाब से दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव नहीं था। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। क्या लिखा है दोस्तों कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो ये करेक्ट है दोस्तों, ये क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। तो 2 सही है दोस्तों। पूछ रहा उपर्युक्त कथनों में कौन सही है, तो ये कथन दिया हुआ केवल एक तो गलत है दोस्तों, केवल 2 तो केवल 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चूँकि इसमें कहा गया था कि अगर नया संविधान जो प्रांत नहीं स्वीकार करना चाहेगा वो अंग्रेज के साथ एक अलग संधि पर हस्ताक्षर करेगा, ये क्रिप्स मिशन में कहा गया था। और दूसरा ये कहा गया था दोस्तों कि संविधान सभा में जो है प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनकर जो व्यक्ति आएंगे वो सदस्य बनेंगे, और भारतीय रियासत के जो राजा महाराजा है उसके द्वारा नामित व्यक्ति दोस्तों संविधान सभा के सदस्य होंगे। पर यहाँ दोनों के द्वारा नामित दे दिया है, इसलिए गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों 4th नंबर क्वेश्चन, देखिएगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में पहला है, डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री गोदाम स्थापित किए। तीसरा है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। तीसरा है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये क्वेश्चन है, उपर्युक्त कथनों में कौन सही है, सही देखना है दोस्तों। तो इसका जो है सही ऑप्शन 2 और 3 है, यानी अल्फांसो दी अल्बुकर्क बीजापुर सल्तनत से गोवा छीना था, सही है। और तीसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी, ये सही है। पहला दोस्तों गलत है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन का। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। गलत क्यों है ये कथन
कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, मसूलीपट्टनम, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना खोला था, भारत में स्थापित किया। ठीक, उन्हें स्थानीय शासक कुतुब शाही सल्तनत द्वारा क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई। किसके द्वारा अनुमति दी गई थी? स्थानीय शासक कुतुब शाही सल्तनत द्वारा। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में कुतुब शाही है। जबकि ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में दिया है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित। पूर्वी तटीय क्षेत्र तो ठीक है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, पर ये गजपति नहीं होगा दोस्तों। गजपति के जगह क्या हो जाएगा? कुतुब शाही सल्तनत। गजपति के जगह आप दोस्तों याद रखिएगा यहाँ कुतुब शाही सल्तनत के द्वारा दोस्तों जमीन दिया गया था। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में दिया गया था। तो इसलिए दोस्तों गजपति के द्वारा नहीं, ये गलत हो जाएगा। बाकी सही है दोस्तों, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब दोस्तों ये 2022 तक का दोस्तों जितने भी था MCQ 2023 और 22 का UPSC PYQ ये कंप्लीट करा दिया गया है दोस्तों इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों 2021 जो मॉडर्न इंडिया से दोस्तों क्वेश्चन है आया हुआ है 2021 से, ये दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा। इसलिए चैनल पर को देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।